मैं हूं प्रियंका संभव और हर शाम 4 बजे मैं आपके लिए लेकर आते हैं हेलो मनी 9, जिसमें हम टैक्स से लेकर बीमा, म्यूचुअल फंड से लेकर के आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और रियल एस्टेट पर बात करते हैं। सोमवार का दिन फिक्स है टैक्स के लिए, तो आज हम इनकम टैक्स से जुड़ी खबर को समझने वाले हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं ना, उनके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो रडार पर हैं। विदेश घूमने पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया, भारी बिजली बिल भरा, महंगे डिज़ाइनर कपड़े खरीदे, तो समझ जाइए कि आईटी डिपार्टमेंट आपके हर एक्सपेंस पर नज़र बनाए हुए है। इससे पहले भी आयकर विभाग ने 60,000 से ज़्यादा आईटीआर को ई वेरिफिकेशन के लिए इसी बिना पर उठाया था। देश विदेश में होने वाले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की भी निगरानी हो रही है। तो इन सब की क्या वजह है, क्यों इनकम टैक्स विभाग ये कर रही है, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं, और साथ ही में इनकम टैक्स से जुड़े आपके सवालों का भी जवाब मिलेगा। मेरे साथ है आईसीएआई के पास प्रेसिडेंट और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेद जैन जी, जिनसे हम पूछने वाले हैं कि इनकम टैक्स आपके किस तरह के खर्चों पर नजर बनाई हो। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हम आपसे बात करें उससे पहले मैं एक क्विक रिमाइंडर जो लोग हमारे शो से जुड़े हुए देना चाहती हूँ कि आप अपने लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं वेद सर से। तो लाइव सवाल पूछने का तरीका ये रहेगा कि या तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। यूट्यूब के हमारे इस लाइव सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आज अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। फायर कीजिए अपने सवाल जितने डिटेल में देंगे हमारे एक्सपर्ट, उसे उतने अच्छे तरीके से समझकर आपको डिटेल में जवाब दे पाएंगे। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो वेद सर का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। वेद सर, आयकर विभाग किस तरह के ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है और सही इनकम नहीं रिपोर्ट करने वालों को कैसे पकड़ा जाएगा, क्या कार्रवाई हो सकती है, ये समझाइए। प्रियंका जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए क्या है, इनकम टैक्स विभाग का ये कहना है कि आप हमें जो आपकी इनकम है उसके ऊपर पूरा टैक्स दीजिए, और उसके लिए विभाग की पूरी कोशिश हो रही है कि उसको कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हर एक व्यक्ति ने पूरा टैक्स दिया है। अब हमने 2016 में एक डिमोनेटाइजेशन किया था, जिससे कैश की ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाने के, ब्लैक मनी के बारे में इशू किया था। उसके पश्चात भी इनकम टैक्स में बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, बहुत से रूल बनाए, और आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से अब इनकम टैक्स पे आपकी हर ट्रांजैक्शन की एक ट्रेल अवेलेबल हो गई है। जो 3 चीजें जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान में रखने वाली है, एक आपका पैन नंबर है, एक आपका आधार नंबर है, और एक आपका मोबाइल नंबर है। आप कहीं भी मूव करते हैं, कैसे भी करते हैं, आपकी ट्रैकिंग डाउन बहुत इजी हो गई है, क्योंकि आप हर जगह अपना फुटप्रिंट छोड़कर जाते हैं। तो अब जिसने आपने जो शुरू में कहा कि आज की डेट में अब ये ट्रैकिंग डाउन, क्योंकि मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर की वजह से बहुत इजी है, तो आप हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शन हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, तो ये जरूरी है कि वो ट्रांजैक्शन, आपकी जो पेमेंट हो वो आपके टैक्स पेड मनी से आए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आमदनी इनकम आपकी हो और आप खर्चा करके ना इनकम को रिपोर्ट करें ना एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करें। तो उसको पकड़ने के लिए अब सरकार ने जो कानून बनाए हुए हैं उसके अंदर मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा बचने का, छूटने का कोई नजर आता है जी। मैं जो अगर कुछ एग्जांपल दूं आपकी कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आज आप कोई घड़ी खरीदना चाहते हैं, आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या आप कोई बड़े एक्सपेंसिव कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो जिससे आप खरीदते हैं उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बारे में उसको रिपोर्ट करना। पहले तो उसको ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो 2 लाख से ज्यादा आपसे कैश में ले नहीं सकता, कैश तो रिसीव कर नहीं सकते, और 2 लाख से ज्यादा की अगर चेक से भी ट्रांजैक्शन होती है और तो उसको भी उसको एक रिपोर्ट करने का माध्यम है कि परमानेंट अकाउंट नंबर लेना बहुत मैंडेटरी हो गया है। तो अब जब आज की डेट में अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश आप नहीं दे पाएंगे, तो आपको एक घड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, आपको कोई डायमंड की रिंग खरीदनी है जो 10 लाख रुपए की है, तो आप कैश में तो पेमेंट कर नहीं सकते, तो आपको पेमेंट उसकी चेक से ही करनी पड़ेगी। और चेक की पेमेंट जो आप करेंगे तो आपको अपना पैन नंबर देना है उसको, और उसको आपके इनवाइस के ऊपर आपका नाम, पैन नंबर लिखेगा, और जो पैन नंबर लिखने के बाद उसको जो ईयरली एक एनुअल इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं, वो उसे इनकम टैक्स में अपलोड करनी है, और उससे आपके बारे में पूरा, जिसे हम 360 डिग्री कहते हैं, हर व्यक्ति का निकल कर आ जाता है। तो
जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टैक्स पेयर के लिए है कि आप जो घर से मूव करते हैं तो आपके फुटप्रिंट्स हर जगह नजर आ रहे हैं। चाहे वो मोबाइल नंबर में आप कभी रेमंड के शोरूम पे गए, किसी और शोरूम पे गए, या फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम बना लिए, तो आपको वहां पे जो नंबर है ना मोबाइल नंबर में, वो सारा डाटा कैप्चर कर रहा है आपका। तो और 3 जैसे ही नंबर्स जो हम सबकी जिंदगी में जरूरी हैं वो है हमारा पैन, आधार और मोबाइल नंबर, और ये एक तरीके से सब कुछ जो है बता देगा कि आपने कहाँ कितना खर्च किया है। लेकिन नावेद सर, डेटा जुटाने के लिए भी आयकर विभाग और सरकार की तरफ से कुछ यूनिट्स भी बनाए गए थे, ये भी नजर रख रहे हैं ना हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर। ये कौन से यूनिट्स हैं और किस किस तरह से आयकर विभाग इन्हें जुटा सकता है? एक हुआ कि जब आप किसी से खरीद रहे हैं वो रिटेलर आपकी जानकारी रखेगा, पर इसके अलावा भी विदेश यात्रा हो गई, बिजली का बिल हो गया, तो क्या बिजली विभाग से ये जानकारी मिलेगी या फिर इनकम टैक्स विभाग का भी अपना एक सेटअप है? देखिए, आज की डेट में एक इनकम टैक्स में 285 BA सेक्शन डाला हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है हर एक के ऊपर। तो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप की ऑब्लिगेशन लगाई है। जैसे रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी जो रजिस्टर करता है, उसको ये ऑब्लिगेशन लगाया है कि 30 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एनुअली सबमिट करेगा। इसी तरह से मोटर व्हीकल के केस में जो भी मोटर व्हीकल की सेल के बारे में रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी सारी रिपोर्टिंग वो रजिस्ट्रार को उसको वहां पर भेजने की सीधी है। इसी तरह से किसी भी कंपनी में अगर शेयर की अगर ट्रांजेक्शन इशू किए जाते हैं तो वहां एक ऑब्लिगेशन लगाया है कि वो शेयर की ट्रांजैक्शन सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह बैंकों पे ऑब्लिगेशन है कि अगर आपके बैंक में कैश जमा होता है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट की सेलिंग लगाइए, उससे ज्यादा कैश जमा होता है तो उसकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से हर व्यक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया है कि 2 लाख से ज्यादा की पर्टिकुलर जैसी ज्वेलरी वगैरह है, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। जब वो ट्रांजैक्शन आज की डेट में कंप्यूटर के माध्यम से सारी आती है और जनरेट हो जाती है, तो ऑब्वियसली है कि वो सारी की सारी इनकम टैक्स वालों को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके और डेटा माइनिंग जिसे हम कहते हैं, वो करके उसको कोलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, और वो आपके एक आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में बन के आपके अकाउंट में आ जाती है। तो वो आपके जब अकाउंट में आ गई तो आपको पता लग गया है कि भाई देखिए आपने ये ट्रांजेक्शन की हुई है। अगर वो ट्रांजेक्शन आपकी इनकम से सूट करती है, मैच करती है और उसमें अकाउंटेड फॉर है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर वो नहीं सूट करती, मैच नहीं करती, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इस बारे में कहाँ है, कैसे किया है, क्या आपकी ये रिपोर्टिंग कहाँ से आपने की है। तो वो फॉरेन ट्रेवल में ट्रेवल एजेंट की ऑब्लिगेशन सारी जो है इसके बारे में, जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हैं उसको ऑब्लिगेशन है कि वो सारी अपनी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेगा। तो आज ये समझ लीजिए कि कहीं भी आप करते हैं ये तो एक ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा भी जो आप अकाउंट रखते हैं, बहुत जगह आप अपना मोबाइल नंबर छोड़कर आते हैं, वर्किंग जाते हैं, उससे भी बहुत सारा डाटा कैप्चर होता है। सोशल मीडिया पे जो आप कर रहे हैं वहां पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो कोशिश करते हैं कैप्चर करने की कि आपने अगर एक्सपेंसिव आइटम दिखाई है, कोई ऐसी चीजें खरीदी हैं जो आप शो कर रहे हैं, वो आपकी फेस रीडिंग करके आपके अकाउंट से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सोशल मीडिया का अकाउंट भी इससे अछूता नहीं है, सोशल मीडिया पर भी नजर है इनकम टैक्स विभाग की। लेकिन और जो वेद सर ने कहा, मैं क्विक रिकैप देती हूँ। आप दुकानदार के पास जाकर के 2 लाख से ज्यादा का जब भी कोई भी सामान खरीदे तो उसमें कैश नहीं दे पाएंगे, और उसकी रिपोर्टिंग करनी उसकी जिम्मेदारी होगी, उस दुकानदार की, उस रिटेलर की। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज, कार खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, आपके बैंक में अकाउंट में आप कितना पैसा रख रहे हैं, आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है सब पर है नजर। चलिए, तो ख्याल रखिए। और इस नजर का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी जो कमाई है, आप जिस अनुपात में इनकम टैक्स दे रहे हैं उसी अनुपात में खर्चा कर रहे हैं या नहीं। आपके पास अगर एक्सप्लेनेशन है तो डरने की कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। प्रियंका जी, यहाँ साथ में एक और बात जोड़ दूं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि 2 लाख को हम स्प्लिट कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन को छोटा छोटा करके दिखा देंगे। वो आसान काम नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी पीछे काफी इन्वेस्टिगेशन की है, और पर्टिकुलरली फैंसी डिजाइनर के यहाँ, घड़ियों वाले के यहाँ, वॉचेस के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए या डाटा कलेक्ट करने के लिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन को स्प्लिट तो नहीं कर दिया। जैसे 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन की रिस्ट्रिक्शन है तो लोग क्या करते हैं, आपने 5 लाख की कोई रिंग खरीदी या कोई 5 लाख का कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव आपने कोई
डिजाइनर सूट खरीदा, तो आपने कहा उसके 1.5 लाख के, तो आपने 2 या 3 बिल बना लिए, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरें उसके ऊपर भी पूरी पूरी। ओके, सो बिल को इस तरह से स्प्लिट करके ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 2 कदम आगे है, वो और स्मार्टली इन सबको जो है इन सब पे नज़र बनाए हुए है। सर, मैं कुछ सवाल अब अपने दर्शकों के आपके सामने रखना चाहूँगी। सुनील वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहराइच से हैं। सुनील जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं अवेद सर से? जी नमस्कार। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हाँ और जी। मेरा सवाल ये है कि ये ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और ये इंश्योरेंस पीपीएफ में इन्वेस्ट करके ना जो 80 की लिमिट होती है 1.5 लाख की, वो पूरी हो गई है। ओके तो अब इस साल मुझे टैक्स बचाने के लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ। ओके, सो 80 आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, पर वेद सर के पास आपका पूरा केस रखते हैं। वेद सर, नए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या अब इनके पास और कुछ लेग स्पेस बचता है, क्योंकि 80 एग्जॉस्ट हो चुका है? ये कहाँ इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं? देखिए, 1.5 लाख रुपए का निवेश करने से तो अच्छा ये होगा कि ये अपनी नई स्कीम में चले जाएं, जो डिफॉल्ट स्कीम कहते हैं, जो नया टैक्स रिजीम कहते हैं। उस रिजीम में इनको ज्यादा छूट मिलेगी, क्योंकि वहाँ 7 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं आता है। और उसके बाद भी जो टैक्स के रेट हैं वो 5%, 10%, 15% आते हैं। तो जो आज की डेट में हमारी जो कैलकुलेशंस कह रही हैं कि अगर आपका टोटल निवेश 3.5 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको नई स्कीम ही सूट करेगी, पुरानी स्कीम आपको सूट नहीं करेगी। लेकिन आपने सवाल पूछा है कि मैंने 1.5 लाख करने के बाद आप कहाँ कर सकते हैं, तो एक सिंपल आंसर है, एक 50,000 रुपए की छूट अलग से मिलती है 1.5 लाख से ऊपर एनपीएस में, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में। तो इस स्कीम के अंदर तो आप 50,000 रुपए सालाना उसमें दे सकते हैं अगर, लेकिन ये भी आपको पुराने रजीम में जाना पड़ेगा कि जहाँ पर टैक्स की एग्जम्पशन केवल 2.5 लाख रुपए तक की जाती है। तो आप अगर उसको अवेल करना चाह रहे हैं और आपको वो सूट कर रहा है, तो फिर आप उसको 50,000 रुपए एनपीएस में कर सकते हैं। इसके अलावा निवेश के ऊपर कहीं और छूट नहीं है। निवेश की 2 ही छूट है, 1.5 लाख की और 50,000 रुपए की। बाकी जो छूटें हैं वो दूसरी हैं। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की है जो छूट मिलती है, 2 लाख रुपए तक की अलग से मिलती है। इसके अलावा जो एक छूट आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट की मिलती है, वो एक अलग छूट मिलती है, और कोई छूट आपको इसके अलावा नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको और कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक बहुत जो ज़रूरी बात वेद सर ने कही है वो ये कि अगर आप केवल 1.5 लाख तक का ही निवेश कर रहे हैं, यानी आप 3.5 लाख से कम का निवेश कर रहे हैं ना, तो आपके लिए शायद नई रिजीम अच्छी हो। आप इसे जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर खुद आपको न्यू और ओल्ड में आप सारी जानकारी से फीड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी जो स्कीम है, टैक्स की जो रिजीम है, वो बेटर है और आप उसे चूज कर सकते हैं। और ये इसलिए वेद सर आपको कह रहे हैं क्योंकि आपने कहा ना 1.5 लाख तक का ही निवेश किया है, तो 3.5 लाख से जो एक फॉर्मूला दिया है या वेद सर ने, 3.5 लाख से अगर कोई कम निवेश कर रहा है तो फिर वो उसके लिए नई रिजीम अच्छी हो सकती है। कंवलजीत सिंह जी का सवाल दिल्ली से है। दिल्ली में नौकरी करता हूँ, किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मेरी कंपनी से मुझे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, क्या मैं आयकर के रिटर्न भरते वक्त किराए पर टैक्स छूट ले पाऊंगा? कंवलजीत का ये सवाल है वेद सर, क्या ये छूट ले पाएंगे? एचआरए नहीं मिलता है इन्हें? देखिए, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है जिससे एचआरए मिलता है, उसको हाउस रेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर आपको एचआरए नहीं मिलता तो रेंट पेड 10% सैलरी से ज्यादा देते हैं, तो 80 जीजी एक सेक्शन है जिसके अंदर इसकी छूट मिलती है, जो आपने रेंट पे किया उसके नाम की छूट मिलती है। लेकिन जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में कहा था कि आज की डेट में आपको ये देखने की बड़ी जरूरत है कि आपका टैक्स रेट, जो टोटल टैक्स की लायबिलिटी है, वो नए रजीम में ज्यादा छूट बेटर आ रही है या ओल्ड रजीम में आ रही है। क्योंकि नए रजीम में ये छूट आपको नहीं मिलेगी, पुराने रजीम में ही मिलेगी। तो सिर्फ इस बात का कि आपको रेंट की एग्जम्पशन क्लेम करनी है, तो मेरा मानना ऐसा है कि आपको नया रजीम सूट करेगा, आप पुराने रजीम में नहीं जाइए और इसकी एग्जम्पशन क्लेम मत कीजिए। या तो एक आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे प्रियंका जी कह रही थी, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है साइट पे, आप दोनों फिगर डाल के देख लीजिए कि कौन सा आपको सूट करता है। क्योंकि नए रजीम में एग्जम्पशन ज्यादा है और आपका टैक्स रेट भी कम पड़ता है। एक बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी वाले केसेस ऐसे हैं जिनको ओल्ड रजीम में बेनिफिट आएगा। और मुझे आपकी जैसे मैं समझ रहा हूँ आपके फैक्ट्स के जो छोटे आपने फैक्ट्स शेयर किए हैं, मुझे नहीं लगता सिर्फ आपको रेंट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए ओल्ड रजीम में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सैलरी अगर 2 लाख रुपए पर मंथ भी है और आपको कोई रेंट 30-40 हजार रुपए पर मंथ भी दे रहे हैं, 50,000 पर मंथ भी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको फिर भी कोई पुराने रजीम में रेंट की डिडक्शन क्लेम करने के बाद भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सवाल का आंसर ये है कि हाँ, अगर आप
आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा लेकिन आप एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं, तो सेक्शन 80GG में आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, 80GG के तहत आपको छूट मिलेगी, लेकिन वेद सर बार बार कह रहे हैं जरूर कंपेयर कीजिए कि आपके लिए क्या डिफॉल्ट हुई, नई टैक्स रिजीम अच्छी है या पुरानी। वेद सर, हम श्योर आपसे बहुत लोग ये सवाल पूछ चुके होंगे, कब किसी को पुरानी रिजीम में स्टिक करना चाहिए और कब नई रिजीम चुननी चाहिए। मैं आपका एक व्यू पॉइंट समझना चाहती हूँ कि आप क्या सलाह दे रहे हैं कि आपको कब कौन से रिजीम में जाना है। ये फैसला अगर किसी को लेना, उसके लिए इसे आप कैसे आसान बनाएंगे। एक टिप तो आपने शुरुआत में दिया कि आपका निवेश कितना है, पर मैं चाहूंगी इसको एक जगह एक बार में बता दीजिए, आप कैसे मदद करना चाहेंगे उन लोगों को जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जो देखिए, जो कैलकुलेशन इंडिकेट कर रही हैं, अगर 16 लाख रुपए तक की इनकम आती है तो आपको वो न्यू रेजिम सूट करता है, और 16 लाख पे जाके 3,75,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम करने पर आप एट पार आते हैं। और उसकी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, अगर समझने की कोशिश की जाए तो हम जिसको भाषा में समझाते हैं, 1.5 लाख रुपए की ATC की छूट मिलती है, 50,000 रुपए की हमें छूट मिलती है इसके नाम की NPS की मिलती है, 2 लाख रुपए की हमें हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की मिल सकती है, और 25,000 रुपए की हमें मिल सकती है मेडिक्लेम वगैरह की जो मिलती है इसके बारे में। और इसके अलावा 10,000 रुपए की हमें ATTTA में, जिसे हम इंटरेस्ट और सेविंग अकाउंट कहते हैं, वो छूट मिलती है। यह 4,35,000 रुपए का लगभग एक पैकेज है जिसके अंदर एक छूट मिल सकती है। इनमें से अगर आप 3,75,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम करने का आपका ऑप्शन बनता है, आपने ऐसा निवेश किया हुआ है, आपने ऐसी वर्किंग की हुई है, तो आप 16 लाख रुपए की इनकम पे जाएंगे तो आप एट पार लगभग नजर आएंगे कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रेजिम और नए रेजिम में बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में और चैलेंज आता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है। अगर किसी को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो शायद वो एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है ओल्ड रेजिम में जो नए में नहीं मिलेगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का केस एक डिफरेंट एंगल पे आएगा, और इसीलिए जो सॉफ्टवेयर, जो उसके पैकेज अवेलेबल है, उसमें आप अपनी फिगर डाल के चेक कर लीजिए कि आपके केस में कौन सी आइडियल सूट करती है। इंडिकेशन ये है कि 90% केसेस में न्यू रेजिम बेनिफिशियल होगा, और पर्टिकुलरली हायर टैक्स ब्रैकेट वालों को तो बहुत ही ज्यादा छूट है क्योंकि उनको सरचार्ज में बहुत बड़ा बेनिफिट आता है। तो इसलिए नया रेजिम बाय एंड लार्ज आ रहा है। कुछ ही टिपिकल केसेज हैं जिसमें कि ये निवेश का जो बेनिफिट है, आपने अगर कमिटेड है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, आपने मकान बनाया है, उसकी छूट मिल रही है, मेडिक्लेम आप ले रहे हैं और आपकी सेविंग्स वगैरह आ रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ केसेज में ये बेनिफिट नजर आए, अदरवाइज न्यू रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। वेद सर, क्या लग रहा है सरकार बहुत जल्दी क्या इस पुराने रेजिम को रोल बैक तो नहीं कर देगी, जिस तरह से नई रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो तो बहुत क्लैरिटी, अगर आपने बजट में देखा होगा, पिछले बजट में भी और इस बजट में जो फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया, उन्होंने पुराने रेजिम में कोई कंसेशन नहीं दी। वो थ्रेशोल्ड 2,50,000 रुपए रखा हुआ है। पुराने रेजिम में 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो 12,500 का एक रिबेट देते हैं, वो रिबेट उतना ही रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं की। तो वित्त मंत्री की मंशा बहुत क्लियर है कि आप पुराने रेजिम से निकल जाइए, अब नए में आ जाइए। और नए में उन्होंने कितनी छूट दी? उन्होंने कहा 7 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नए रेजिम वालों को दे दी। टैक्स के जो स्लैब चेंज किए, उन्होंने उस स्लैब में भी आपने देखा होगा कि वो स्लैब में भी बहुत सारे 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15%, वो भी छूट दी। पुराने वाले रेजिम को कहीं चेंज नहीं किया, वहां 5 से 10 लाख पे 20% का टैक्स आता। तो ये तो बहुत क्लियर है कि फेज आउट करना है, क्योंकि शायद वित्त मंत्री ये नहीं चाहते कि आपको फोर्स करे कि आप ओल्ड रेजिम में से बाहर चले जाओ, लेकिन आइडिया बिल्कुल ठीक है कि स्लॉप न्यू रेजिम की तरफ है, आपको उसी ढलान पे जाना है, आप पुराने रेजिम को भूलते चले जाइए। ओके, सो पुराने रेजिम को लगता है कुछ आने वाले समय में बाय बाय कह रहे होंगे।